हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के इस नई वीडियो में। आज हम भारत के प्रमुख बंदरगाहों के बारे में जानेंगे। कौन सा बंदरगाह किस राज्य में स्थित है और कौन सा बंदरगाह किस लिए फेमस है। ओके, तो चलिए वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और आप इस वीडियो को कंप्लीट देखिएगा, तभी मेरा वॉच टाइम कंप्लीट होगा। क्योंकि यूट्यूब को मोनेटाइज करने के लिए उसको 4000 घंटा एवं 1000 सब्सक्राइबर की ज़रूरत होती है। तो दोस्त, जो कि मेरा कंप्लीट नहीं हुआ है, इसलिए मैं रोज़ वीडियो अपलोड के लिए अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आप हमारे इन वीडियो को देखकर मेरा वॉच टाइम को कंप्लीट कर सके। ओके, तो आज हम पढ़ेंगे क्या, बंदरगाह, जिसे हम इंग्लिश में पोर्ट कहते हैं। तो आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहला हम जानेंगे कि भारत में कुल कितने बंदरगाह है। तो भारत में वैसे तो बहुत सारे बंदरगाह है, लेकिन सबसे प्रमुख और फेमस जो बंदरगाह है वो मात्र 13 ही है। तो भारत में कुल प्रमुख बंदरगाह मात्र 13 है, जो देश के पश्चिम एवं पूर्वी तट पर स्थित है। आपने भारत का मानचित्र कभी देखा होगा, उसमें यहाँ गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक और इधर पश्चिम बंगाल तक, इस क्षेत्र में ही आपको बंदरगाह देखने को मिलेगा। क्योंकि बंदरगाह का मतलब क्या है, समुद्र किनारा। समुद्र किनारा। क्या हम उत्तर प्रदेश की बात करेंगे? नहीं, क्योंकि उत्तर प्रदेश एक लैंड लॉक राज्य है और वहाँ समुद्र टच नहीं होता, जिस कारण से वहाँ पर कोई बंदरगाह नहीं है। तो समुद्र से टच होने वाले राज्यों में ही आपको बंदरगाह देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये जो बंदरगाह है पश्चिमी तट एवं पूर्वी तट पर स्थित है। ये स्थल यात्रा एवं व्यापार के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण माने जाते हैं। ओके, आइए जानते हैं और इसके बारे में कुछ इम्पोर्टेंट चीज़। भारत के भौगोलिक भूभाग में कई तरह की विशेषता शामिल है, जो देश के समग्र भूभाग का निर्माण करती है। महत्वपूर्ण भू आकृति। भारत में एक इसको मिला है क्या, महत्वपूर्ण भू आकृति, जिसमें ये मस्त मस्त बंदरगाह बना सकता है। क्योंकि समुद्र के तट पर बंदरगाह बनते हैं और वहीं पर अगर ज़्यादा गड्ढा हो जाता है तो वो बंदरगाह फेमस हो जाता है। किस लिए? वहाँ पर जहाज़ आने के लिए। जहाँ पर ज़्यादा गहरा होता है वहाँ पर मस्त रहता है। ओके, तो भारत की महत्वपूर्ण भू आकृति को निम्नलिखित 5 प्रकारों में हम विभाजित करते हैं। तो भारत के भूभाग कितने प्रकार से हैं? 5 प्रकार के हैं। एक है सिंधु गंगा के मैदान, एक है पठार, पठार मतलब प्लेन इलाका, और एक है रेगिस्तान, जो कि राजस्थान एवं गुजरात में फैला हुआ है। एक है उत्तरी पहाड़, जो कि हिमालय पहाड़ हो गया, और एक हो गया तटीय क्षेत्र, जहाँ पर बंदरगाह मौजूद होता है, और एक हो गया अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ओके, तो यही 5 भूभागों में हमारा भारत बसा हुआ है। मुख्य भूभाग की जो प्रादीप्य प्रकृति है, एक त्रिभुज आकार की है। अभी हमने आपको बताया कि इधर गुजरात से लेकर तमिलनाडु तक और इधर पश्चिम बंगाल तक, इसको अगर हम इस प्रकार कर दे तो देखिए ये एक क्या हो जा रहा है, त्रिभुज हो जा रहा है, जिसमें देश के 3 प्रमुख किनारे में पानी हमें देखने को मिलता है। गुजरात हो गया, तमिलनाडु हो गया और उधर पश्चिम बंगाल हो गया। यह भारत की तटरेखाएं बनाती हैं और भारत में प्रमुख 13 बंदरगाहों का घर है, जिन्हें यात्रा और व्यापार के दृष्टिकोण से आवश्यक माना जाता है। इस लेख में हम प्रमुख बंदरगाहों का आसानी से एवं बहुत ही मस्त तरीक़ा से याद करने वाले हैं। ज़रूर आप वीडियो में बने रहिएगा। तो सबसे पहले आपके मन में विचार आ रहा होगा कि आखिर ये बंदरगाह क्या है। तो सरल शब्दों में मैंने आपको समझा ही दिया हूँ। थोड़ा सा चलिए इसको भी देख लेता हूँ। अगर आपको कभी आंसर राइटिंग करने का अवसर अगर मिल जाए तो बंदरगाह के बारे में, फिर आप आसानी से इसको लिख सकते हैं। बंदरगाह जो है ये समुद्र, नदी या फिर महासागर के तट पर निर्मित जहाज़ों या नावों के लिए मानव निर्मित विश्राम स्थल है। यानी जिस प्रकार रेलवे स्थल
यानी रेलवे स्टेशन में रेलवे यानी रेल आकर स्थिर होता है, वहाँ पर सामान को लोड और अनलोड किया जाता है। उसी प्रकार बंदरगाहों में जो जल जहाज होता है उसके सामान को वहीं पर लोड एवं अनलोड किया जाता है। ये बंदरगाहों पर आने वाले माल एवं यात्रियों को लोडिंग और अनलोडिंग की जिम्मेदारी होती है। भारत में जो तट रेखा है उसकी संख्या कितनी है, कितनी किलोमीटर की तट रेखा है? 7516.6 किलोमीटर। कितना, इसको याद रखिएगा। मैक्सिमम एग्ज़ामों में, वनडे एग्ज़ाम में खास करके ये पूछ लिया जाता है कि भारत की तट रेखा कितनी लंबी है, तो 7616.6 7516.6 सॉरी, कितना, 7516.6 किलोमीटर लंबी तटरेखा भारत में है। वहीं सबसे लंबी तटरेखा गुजरात राज्य की है और सबसे छोटा गोवा राज्य की। जो पूर्व में बंगाल की खाड़ी आपने जाना है, जो पश्चिम बंगाल वाला क्षेत्र है वहीं पर बंगाल की खाड़ी आपको देखने को मिलता है। और दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण में यानी तमिलनाडु वाला जो क्षेत्र है वहाँ पर हिंद महासागर, और देश के पश्चिम भाग में यानी गुजरात, कर्नाटक, महाराष्ट्र, केरला, इधर आपको अरब सागर तक ये फैला हुआ देखने को मिलता है। बंदरगाहों को मोटे तौर पर कार्गो बंदरगाह और यात्री बंदरगाह में विभाजित किया जाता है। कार्गो बंदरगाह जहाँ पर सामानों को लोड और अनलोड किया जाता है उसको कहते हैं, और यात्री बंदरगाह का मतलब जहाँ पर यात्रा किया जाता है, विदेशों से लोग आते हैं या फिर भारत के लोग विदेश जाते हैं या फिर अपने शौक के लिए भी वो समुद्री यात्रा करते हैं। तो दो प्रकार से बंदरगाहों को विभाजित जो कि किया जाता है। कार्गो बंदरगाह का उपयोग ज़्यादातर व्यापार के लिए किया जाता है, वहीं दूसरी ओर जो यात्री बंदरगाह है ये जहाज रखे जाते हैं एवं यात्रा किए जाते हैं। ओके, भारत के आइए जानते हैं वो 13 प्रमुख बंदरगाह कौन कौन से हैं। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह देश के समुद्र तट पर स्थित है और इसकी सूची आइए एक एक करके जानते हैं। सबसे पहला है हल्दिया बंदरगाह। हल्दिया बंदरगाह कहाँ पर है, वो ब्रैकेट में आपको नज़र आ रहा है, ये पश्चिम बंगाल में स्थित है। हल्दिया, क्या, हल्दिया पश्चिम बंगाल। ओके, तो हल्दी लगाने पर लोग आपको क्या करेंगे, गाली देंगे। बंगाल, गाल, गाल मतलब गाली, गाल मतलब गाली। या फिर हल्दी कहाँ पर लगाया जाता है, अगर कोई थोड़ा सा सांवला है या फिर काला उसका त्वचा है तो वो गोरा होने के लिए हल्दी लगाता है, कहाँ पर, गाल में। तो हल्दी कहाँ पर लगाया जाता है, गाल में लगाया जाता है। हल्दी कहाँ पर लगाया जाता है दोस्त, गाल में लगाया जाता है। ये तो हमने याद करने का तरीका आपको बता दिया। आइए इसके बारे में और कुछ जानकारी ले लेते हैं। तो हल्दिया बंदरगाह का निर्माण 1967 में हुआ था, 1967 में हुआ था। यानी ये जो बंदरगाह है आज़ादी के बाद बना। ओके, आज़ादी के बाद हल्दिया बंदरगाह बना। कब बना, 1967 में। और तब से यह भारत के तट रक्षा बल के लिए एक महत्वपूर्ण, यानी तट रक्षा बल, कोस्ट गार्ड, तट रक्षा बल यानी कोस्ट गार्ड के लिए एक प्रमुख आधार है। यह मुख्य रूप से कार्गो का कारोबार करता है। यहाँ पर कार्गो यानी व्यापार होता है इस बंदरगाह से, क्योंकि आपको पता ही है हमारा जो कोलकाता शहर है, पश्चिम बंगाल शहर है, काफ़ी प्रसिद्ध है व्यापार के लिए। यहाँ पर ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना सबसे पहला कारखाना और यहीं पर आकर उनने अपना साम्राज्य विस्तार किया और यहीं से भारत का जो शोषण है स्टार्ट हुआ। ओके, तो जिस कारण से यहीं बंदरगाह यानी हल्दिया बंदरगाह को कार्गो बंदरगाह के लिए जाना जाता है और इस्तेमाल किया जाता है। और इस बंदरगाह पर बड़े जहाज़ों को भी रखा जाता है। यह पश्चिम बंगाल हल्दी एवं हुगली नदी के संगम पर स्थित है। तो ये जो बंदरगाह है ये आपको पश्चिम बंगाल में हल्दी और हुगली नदी, दो नदी है, हल्दी नदी और हुगली नदी के संगम पर बनाया गया है। चलिए नेक्स्ट जो कि बंदरगाह है वो है पारादीप बंदरगाह। पारादीप बंदरगाह उड़ीसा में स्थित है पारादीप। ओके, तो दिशा बताने के लिए हम पारा का यूज़ करते हैं। इस प्रकार इसको याद रखिए कि पारा का यूज़, मरकरी का यूज़ हम करते हैं दिशा को बताने के लिए। आइए जानते हैं इसके बारे में। पारादीप बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर उड़ीसा राज्य में स्थित है। इसकी स्थापना
1962 में हुआ था। तो वो जो बनाया गया था हल्दिया बंदरगाह वो 1967 में बनाया गया था। वहीं जो हमारा पारादीप बंदरगाह है 1962 में बनाया गया है। और फिर इसके बारे में आइए जानते हैं। और इम्पोर्टेंट चीज़, कार्गो परिवहन के साथ साथ यह समुद्र तटों और महानदी के मुहाने पर स्थित है। तो हमारा जो पारादीप बंदरगाह है ये महानदी के मुहाने पर स्थित है, जहाँ पर महानदी का पानी आकर समुद्र से मिलता है, वहीं पर ये बंदरगाह को बनाया गया है। तो ये महानदी के मुहाने पर स्थित है और जंगलों के मनोरम दृश्य के कारण पर्यटकों के लिए ये बहुत ही आकर्षक केंद्र बना है। तो यहाँ पर जो जंगल है उसका दृश्य को देखने के लिए लोग यहाँ पर खींचे चले आते हैं। ओके, विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम बंदरगाह आंध्र प्रदेश। विशाखापट्टनम बंदरगाह भारत के 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। ये बंदरगाह 1933 में बनाया गया था, उपयोग के लिए खोला गया था। ओके, और ये जो बंदरगाह है आंध्र प्रदेश के तट पर स्थित है, यानी ये आज़ादी के पहले बनाया गया था। विशाखापट्टनम बंदरगाह देश के पूर्वी तट पर स्थित है। अच्छा, ये पूर्वी तट और पश्चिम तट आपको कंफ्यूज ज़रूर हो रहा होगा, लेकिन कंफ्यूज होने का बात नहीं है। मैं आपके हर चीज़ को समझ रहा हूँ कि आपको कहाँ पर प्रॉब्लम हो रहा है। वैसे ये तो एक रिकॉर्डिंग सेशन है, मैं आपके सब कष्ट को समझ रहा हूँ। देखिए, सबसे पहले अगर आप पूर्वी तट और पश्चिम तट को नहीं समझ रहे हैं तो इस वीडियो को थोड़ा ध्यान से देखिए। ये रहा गुजरात, ये रहा हमारा तमिलनाडु तक आ गए और यहाँ चल गए पश्चिम बंगाल। ओके, और इसको कलर चेंज कर लेते, समझ में आएगा। यहाँ से लेकर दोस्त यहाँ तक इसको हम कहते हैं पश्चिमी तट, इसको कहते हैं क्या, पश्चिम तट। और आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक इसको हम कहते हैं पूर्वी तट, क्योंकि ये हमारे देश के पूरब में स्थित है और ये हमारे देश के पश्चिम में स्थित है, जिस कारण से इसको पूर्वी तट और पश्चिमी तट कहते हैं। ओके, ठीक है, चलिए। तो विशाखापट्टनम जो कि आंध्र प्रदेश, और आंध्र प्रदेश हमारे इधर ही पड़ता है ना। ओके, तो आंध्र प्रदेश में स्थित है और सबसे बड़ा बंदरगाह एवं देश का तीसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है दोस्त? पूर्वी तट का सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह, और हमारे देश का तीसरे नंबर पर सबसे बड़ा बंदरगाह है विशाखापट्टनम बंदरगाह। यह प्रमुख रूप से कोयला, लौह अयस्क, कोक इत्यादि के व्यापार और परिवहन से संबंधित है। तो इस बंदरगाह से कोयला, कोक एवं लौह अयस्क का आयात एवं निर्यात किया जाता है। इसको याद रखिएगा, यूपीएससी में इस प्रकार के प्रश्न अक्सर पूछे जाते हैं। अगला है कामराजार या फिर एन्नोर बंदरगाह। एन्नोर बंदरगाह, कामरा, देखिए एन्नोर बंदरगाह तो सब जानते हैं, लेकिन कामराजार जो बंदरगाह है ये तमिलनाडु में स्थित है, यानी सेम नाम है। देखिए, एक होता है सेंटर के लोग नाम देते हैं, एक उसके स्थानीय लोग नाम देते हैं, यानी तमिलनाडु के स्थानीय लोग इसको एन्नोर बंदरगाह कहते हैं, और सेंट्रल लेवल के जो लोग हैं इसको कामराजरा जो बंदरगाह है इस नाम से इसको जानते हैं। तो तमिलनाडु के एन्नोर बंदरगाह का नाम बदलकर 2014 में इसको कामराजार बंदरगाह कर दिया। यह देश का एकमात्र बंदरगाह है जिसे कामराजार बंदरगाह लिमिटेड के नाम के कंपनी के रूप में सूचीबद्ध किया गया है। यह बंदरगाह एक कार्गो के रूप में कारोबार करता है एवं भारत में पूर्वी तट के कोरोमंडल तट पर स्थित है। कामराजार बंदरगाह कोयला और ऑटोमोबाइल, चूना पत्थर एवं अन्य व्यापारिक जहाज़ों की देखभाल करता है। तो ऑटोमोबाइल इस शब्द को थोड़ा सा हाईलाइट कर लीजिएगा। और ये एन्नोर यानी तमिलनाडु बंदरगाह से इसका आयात निर्यात होता है और एक कोरोमंडल तट पर स्थित है। अगला है चेन्नई बंदरगाह। चेन्नई बंदरगाह भी तमिलनाडु में ही है। चेन्नई से आप इसको याद रखिएगा, समझ में आ जाएगा कि चेन्नई, और इसको इस प्रकार पकड़ के खींचा जाता है, ठीक है। तो तमिलनाडु में चेन्नई बंदरगाह और एन्नोर बंदरगाह है, इसको ऊपर कर लिए। चलिए,
चेन्नई बंदरगाह भारत के प्रमुख बंदरगाहों में दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तीसरे नंबर में हमने देखा क्या, विशाखापट्टनम बंदरगाह, और दूसरे नंबर में हमने देखा चेन्नई बंदरगाह, और यह दक्षिण का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। इस बंदरगाह को यानी चेन्नई बंदरगाह को हम दक्षिण यानी साउथ का प्रवेश मतलब एंट्री गेट आपने शादी ब्याह में जरूर एंट्री गेट सुना होगा, तो इसी प्रकार ये भी है एंट्री गेट है। ओके, इंटर यहाँ से किया जाता है, कहाँ, दक्षिण में। इसे पहले मद्रास बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। वैसे तो हम इतिहास पढ़ते ही हैं, हम जानते हैं कि तमिलनाडु या फिर चेन्नई जो क्षेत्र है पहले इसको मद्रास नाम से जानते हैं, तो इसमें क्या बड़ी बात है, कोई नहीं। ओके, यह राजधानी चेन्नई में पूर्वी तटों के किनारे पर स्थित है, तो ये पूर्वी तट पर है, तमिलनाडु के पूर्वी तट पर ये स्थित है। चेन्नई बंदरगाह लाखों टन माल और माल की ढुलाई के लिए काफ़ी प्रसिद्ध है, तो इसमें लाखों का सामान आया जाता है और लाया जाता है। ओके, तूतीकोरिन ये भी तमिलनाडु में ही है। देखिए, तमिलनाडु में हमने देखा 3 बंदरगाह, एक है तूतीकोरिन बंदरगाह, एक है चेन्नई बंदरगाह, एक है एन्नोर बंदरगाह, जिसे हम कामराजरार बंदरगाह के नाम से भी जानते हैं। वीवो चिदम्बरम बंदरगाह, जिससे, एक मिनट पहले पेन लेने दीजिए, पेन था नहीं। वीवो वही वाला वीवो, क्या वीवो चिदम्बरम, चिदंबरम उच्चारण में काफ़ी दिनों के बाद मैं जो कि रीडिंग कर रहा हूँ, जिससे थूथुकुथी बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखिएगा, ये चीज़ पूछा जा सकता है। वैसे मुझे भी नहीं पता था कि थूथुकुथी बंदरगाह जो कि तूतीकोरिन बंदरगाह को जाना जाता है नाम से, तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है। तमिलनाडु का दूसरा सबसे बड़ा बंदरगाह है और देश के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है। 1974 में इस बंदरगाह को खोला गया था, और जब तक इसको मिटाएंगे नहीं आगे नहीं टिक सकता है। 1974 में खोला गया था और यह बंदरगाह जो है मोती व्यापार के लिए महत्वपूर्ण स्तर है। मोती व्यापार के लिए जिस चीज़ को हम घेर रहे हैं इसको याद रखना है, इम्पोर्टेंट रहता है। मोती व्यापार के लिए हम तूतीकोरिन बंदरगाह का यूज़ करते हैं। इसको हम और किस नाम से जानते हैं, थूथुकुथी बंदरगाह। किस नाम से, थूथुकुथी बंदरगाह, क्योंकि शहर में मोती मछली पकड़ने का व्यवसाय होता है। हम मोती समझे थे, जो डायमंड जैसा मोती होता है ना, वही मोती हम सोचे, लेकिन यहाँ मोती मछली, वाह भाई। अब है पोर्ट ब्लेयर बंदरगाह। पोर्ट ब्लेयर में यानी अंडमान निकोबार में एक बंदरगाह होना भी चाहिए, क्या होना चाहिए या नहीं चाहिए बताइए, क्योंकि जो हमारा अंडमान निकोबार द्वीप समूह है ये भारत के जो भूभाग है उससे काफ़ी दूर स्थित है, और वहाँ तक जाने के लिए या तो हमें जहाज़ का सहारा लेना पड़ेगा या फिर एरोप्लेन जहाज़ का सहारा लेना पड़ेगा। तो पोर्ट ब्लेयर जो कि बंदरगाह है वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में है, और ये भी 13 प्रमुख बंदरगाहों में से एक है, और यह अंडमान निकोबार द्वीप समूह के दक्षिण अंडमान जिले में स्थित है। दोस्त इसको याद रखिएगा कि ये जो है ये दक्षिण अंडमान जिले में स्थित है। यह देश के प्रमुख बंदरगाहों में से एक है और अंतर्राष्ट्रीय शिपिंग लाइन के करीब होने के मामले में ये महत्वपूर्ण है। यानी अंतर्राष्ट्रीय जो शिपिंग होता है ना, यानी मान लीजिए कोई चीज़ अमेरिका से जापान जा रहा है तो फिर ये मुख्य मार्ग में पड़ता है, इसीलिए यहाँ पर सरकार इसको डेवलप कर रहा है, इसको अच्छा से विकसित कर रहा है, ताकि अगर कोई जहाज़ इधर से इधर आ रहा है तो ये सिंगापुर में ना रुककर हमारे अंडमान निकोबार द्वीप समूह में रुककर वहाँ पर अपना कुछ खर्चा पानी दे सकता है। खर्चा पानी मतलब अगर वो रुक कर वहाँ पर खाना पानी करेगा तो इन्वेस्ट कुछ तो पैसा भारत में जाएगा। ओके, और अगला है कोचीन बंदरगाह। कोचीन बंदरगाह कहाँ पर है, केरल में स्थित है। कहाँ पर है, केरल में। कोचीन बंदरगाह जिसे कोची बंदरगाह के नाम से भी हम जानते हैं, केरल में स्थित है। कोची बंदरगाह केरल में, कोची केरल। ओके, यह अरब सागर के तट पर स्थित है। केरल अरब सागर की ओर है, अरब सागर मतलब इधर ओ भाई क्या जो होगा इसको, हाँ इधर ये वाला जो क्षेत्र है इसको अरब सागर कहते हैं। ओके, तो ये अरब सागर में स्थित है
बंदरगाह को अनुकूल जलवायु परिस्थिति एवं राजमार्ग बंदरगाह और अन्य के साथ मजबूत कनेक्शन के साथ एक प्रमुख बंदरगाह के रूप में लाभ प्राप्त है। यानी ये एक मजबूत कनेक्शन जोड़ता है। अगर कोई चीज़ थक जाता है तो आकर वहीं पर रेस्ट करता है केरला में। और पता है वास्को डी गामा सबसे पहले कहाँ पर आया था? केरल में ही आया था, कोचीन में नहीं। चलिए दोस्त, इस प्रकार अगर हंसी मजाक के साथ थोड़ा सा ध्यान से पढ़ेंगे तो मज़ा आएगा। न्यू मैंगलोर, मैंगलोर नाम सुन के बेंगलोर याद आता है, और बेंगलोर कहाँ पर है? कर्नाटक में। कर्नाटक के प्रवेश द्वार के रूप में इसे जाना जाता है। न्यू मैंगलोर को कर्नाटक का प्रवेश द्वार, और हमने देखा साउथ का प्रवेश द्वार चेन्नई को कहते थे, नहीं, चेन्नई को कहते थे साउथ का प्रवेश द्वार। तो हमने जाना कि बेंगलोर या फिर कर्नाटक का प्रवेश द्वार न्यू मैंगलोर को कहते हैं, और ये 13 बंदरगाहों में से एक है। इसे 1974 में बनाया गया था। कब? 1974 में खोला गया था, और ये देश का 7वां सबसे बड़ा बंदरगाह है। यह देश के पश्चिमी तट पर स्थित है। ये भारत के पश्चिम ओर है, इसलिए पश्चिमी तट पर स्थित है। सबसे गहरा एवं आंतरिक बंदरगाह है ये। पश्चिमी तट पर सबसे गहरा आंतरिक बंदरगाह, यानी बहुत ज़्यादा गहरा है, डीप है, डीपेस्ट, डीप। ओके, अगला है मोरमुगांव बंदरगाह। मोरमुगांव, देखो गवा गवा गवा, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इस चीज़ को, गवा और ये थोड़ा सा अंतर है, 19-20 का अंतर है ना। तो गोवा गोवा गोवा, गावा और गोवा। तो मरमुगांव गोवा में स्थित है। कहाँ पर है? गोवा में। देश के प्राकृतिक बंदरगाहों में से एक होने के नाते जो मोरमुगांव है, ये बंदरगाह गोवा राज्य में स्थित है। यह प्रमुख रूप से लौह अयस्क एवं कोयले के व्यापार और परिवहन से संबंधित है। ओके, यह लौह अयस्क का प्रमुख निर्यातक भी है। आयात और निर्यात, आयात का मतलब आ रहा है, निर्यात का मतलब जा रहा है। आयात मतलब आओ, निर्यात मतलब जाओ। ओके, आओ और जाओ। तो ये जाता है, यहाँ से मोरमुगांव से लौह अयस्क जाता है। ओके, चलिए अगला 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 जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह कहाँ पर है? तो जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह महाराष्ट्र में है, और जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। कंटेनर बंदरगाह है, क्या है दोस्त? ये देश का सबसे बड़ा कंटेनर बंदरगाह है। यह महाराष्ट्र के दक्षिणी तट पर स्थित है, और इसे नवाहा सेवा बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। तो जवाहरलाल नेहरू को नवाहा सेवा नाम से भी जाना जाता है। इसको याद रखने का तरीका मैं आपको बता देता हूँ। देखिए, जवाहरलाल नेहरू काफ़ी लंबा चौड़ा नाम है ना, जवाहरलाल नेहरू, इसको शॉर्ट फॉर्म में कर दिया गया है नवाहा सेवा, नवाहा सेवा। ओके, इसकी स्थापना 1990 में हुई थी, और यह अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का एक महत्वपूर्ण स्थल है। तो इसे भी स्वतंत्रता के बाद बनाया गया है, बाद बनाया गया है, यानी भारत सरकार। देखिए, अंग्रेज जो था ना, बंदरगाह में कम ध्यान दिया करते थे, रेलवे लाइन पर ज़्यादा ध्यान करते थे। ओके, अगला है मुंबई बंदरगाह। क्या? मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। मुंबई बंदरगाह को बम्बई बंदरगाह के नाम से भी जाना जाता है। ये क्या नया बात है भाई? बम्बई को हम शॉर्ट फॉर्म में मुंबई और बम्बई भी कहते हैं। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह की तुलना में मुंबई बंदरगाह कार्गो का कारोबार करता है। ये कार्गो का कारोबार करता है। इसे गेटवे ऑफ इंडिया का स्थल भी है, और इसलिए इसे मुंबई का एक वाणिज्यिक केंद्र के रूप में भी हम जानते हैं। मुंबई बंदरगाह में मुख्य रूप से पेट्रोलियम, कपास और रसायन और यार्न आदि का यहाँ पर क्या होता है दोस्त? व्यापार होता है। अगला है कांडला। कांडला यानी गुजरात। कांडला बंदरगाह कहाँ पर है? गुजरात में। तो देखिए, गुजरात, कोई रात को क्या करता है? कांडला, कांडला यानी कांड होता है। रात में क्या होता है? कांड होता है। क्या? रात में कांड होता है। रात में क्या होता है? कांड होता है। इसको याद रखिएगा इस प्रकार। हाँ, 19वीं सदी के मध्य में स्थापित कांडला बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट पर कच्छ की खाड़ी में स्थित एक प्रमुख वाणिज्यिक बंदरगाह है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह भी है।
इस चीज़ को याद रखिए कि कांडला बंदरगाह ज्वारीय बंदरगाह है। क्या है? ज्वारीय बंदरगाह है। और यह भारत सरकार ने इसे मुंबई बंदरगाह पर व्यापार को भार को कम करने के लिए स्थापित किया गया था। यानी मुंबई बंदरगाह पर काफ़ी ज़्यादा लोड पड़ रहा था, इसलिए इसके तुलना में एक बनाया गया है अनदर बंदरगाह, जिससे हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कांडला बंदरगाह। यानी बम्बई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कांडला बंदरगाह बनाया गया है गुजरात में। चलिए नेक्स्ट अपन निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखते हुए इसको याद कीजिएगा और बहुत ही बढ़िया तरीक़ा से मैं समझाने में आपको सफल हो पाया हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है दोस्तों ज़रूर लाइक कमेंट और शेयर कीजिएगा। थोड़ा सा इसका निष्कर्ष पढ़ लेते हैं, फिर वीडियो को समाप्त करेंगे। देखिए, बंदरगाह व्यापार एवं यात्रा के लिए जल निकाय के तट पर निर्मित जहाज़ों एवं नावों के लिए मानव निर्मित विश्राम स्थल होता है। यानी यहाँ पर लोग आकर विश्राम करते हैं, आराम करते हैं, रेस्ट करते हैं। क्योंकि जानते हैं आप, लंबे लंबे दूरी को तय करने के लिए जहाज़ों का ही इस्तेमाल किया जाता है। क्योंकि अगर हम सड़क मार्ग या फिर हवाई जहाज़ का उपयोग करेंगे तो वो काफ़ी कॉस्टली होगा, यानी काफ़ी कीमती होगा। और जल जहाज़ का उपयोग करना काफ़ी सरल है, पैसा भी कम लगता है। तो विश्राम स्थल तो चाहिए ना यहाँ वहाँ, इसीलिए बंदरगाहों का निर्माण किया जाता है और अक्सर मनोरंजन के लिए इसको उपयोग करते हैं। भारत में आपको 13 प्रमुख बंदरगाह देखने को मिलता है। हमारे पास पूर्वी तट पर हल्दिया हो गया, पूर्वी तट पर, पूर्वी यानी पश्चिम बंगाल से लेकर तमिलनाडु तक पूर्वी तट हो गया। और यहाँ पर आपको हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल में है, पारादीप जो कि उड़ीसा में है, विशाखापट्टनम जो कि कहाँ पर है, विशाखापट्टनम आपका उड़ीसा में है, कामराजार चेन्नई में है, चेन्नई मतलब तमिलनाडु में, चेन्नई जो कि तमिलनाडु में, तूतीकोरिन तमिलनाडु में, और पोर्ट ब्लेयर कहाँ पर है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। और हमारे पास जो कि पश्चिमी तट के कुछ बंदरगाह हैं वो है कोचीन बंदरगाह केरला में, न्यू मैंगलोर हो गया कर्नाटका में, और मर्मुगांव गोवा में, गोवा इसको याद रखिए, गोवा, सॉरी कहाँ गया, गोवा। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह जिसे हम नवाहा सेवा के नाम से भी जानते हैं, कांडला बंदरगाह जो कि गुजरात में स्थित है, और मुंबई बंदरगाह के भार को कम करने के लिए कांडला बंदरगाह का निर्माण किया गया था। इन चीज़ों को हम आपको बता ही दिए हैं। एक बार आप इस वीडियो को ज़रूर ध्यान से पढ़िएगा। और अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो नीचे हमें कमेंट कीजिएगा या फिर टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, जो कि नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा उसका लिंक। भारत में प्रमुख बंदरगाहों का होना देश के लिए आर्थिक लाभ और देश के समग्र विकास में सहायक है। ओके दोस्त, 27 मिनट में मैं आपको भारत के प्रमुख 13 बंदरगाहों के बारे में आसानी से और सरल शब्दों में समझा पाया हूँ, ये मैं उम्मीद करता हूँ। ओके, और वॉच टाइम जो कि मैं आपको पहले ही बता दिया हूँ। अगर आप शुरू से लेकर अंत तक बने हुए हैं तो बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अगर आप 27 मिनट तक टिक गए हैं तो हमारा वॉच टाइम भी जरूर इसमें ऐड हो गया है मेरा इस यूट्यूब चैनल में। और बहुत ही जल्द मेरा चैनल जो कि मोनेटाइज भी हो सकता है, और आप लोगों के लिए फिर मैं डिजिटल बोर्ड और बहुत सारे चीज़ों को ले आऊँगा और उससे अच्छा से एनिमेशन के साथ पढ़ा पाऊँगा। ओके, तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको क्या समझ में आया और आप किस राज्य से, क्या आपके राज्य में एक भी बंदरगाह है। मैं हूँ झारखंड से, और झारखंड एक लैंडलॉक स्टेट है। यहाँ पर किसी प्रकार का कोई बंदरगाह स्थित नहीं है। यहाँ पर रेलवे लाइन हो गया, जहाज मार्ग हो गया और सड़क मार्ग हो गया, बस यही देखने को मिलता है। ओके, मिलेंगे कल एक अनदर वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।